नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जूनियर असिस्टेंट जो 5512 वैकेंसी है उसके लिए मॉक टेस्ट लगातार चल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। सरकारी एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको जो है मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता जूनियर असिस्टेंट का। और इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे मॉक टेस्ट देख सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस शब्द में विसर्ग संधि है? 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें पूछा है कि कौन से शब्द में जो है विसर्ग संधि है। तो भाई किस में विसर्ग संधि हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी, किस में हो जाएगी? दुष्कर। दुष्कर शब्द में विसर्ग संधि है। बाकी हिमालय, उल्लास, अहंकार, इनमें विसर्ग संधि नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, आप बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है? बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द क्या है? देखो, मैं इससे पहले अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट बचा हो विसर्ग संधि में तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसको लिखने की कोशिश करोगे दुष्कर शब्द को, तो किस तरीके से लिखोगे? तो दुष्कर शब्द को जब लिखा जाता है, दु और फिर विसर्ग लगता है और कर, प्लस बीच में प्लस और कर, इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या आ गया? विसर्ग आ गया। इस वजह से ये विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों। अगर हिमालय में तो आप जानते ही होगे, क्योंकि हिमालय में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और उल्लास की बात करी जाए तो उल्लास कैसे लिखा जाता है? उत प्लस लास, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। और अहंकार कैसे लिखा जाता है? तो अहंकार लिखा जाता है अहम प्लस कार, तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन आ गया, तो विसर्ग व्यंजन संधि हो जाएगी अहंकार में भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि दुष्कर शब्द में। मैंने आपको संधि का जो है संधि को तोड़ के दिखा दिया है कि किस तरीके से दुष्कर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द क्या है? तो बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द है निर्निमेष। क्या है? निर्निमेष। अगर बात करी जाए नी स्प्रह की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है इच्छा रहित। और निर्विकार का मतलब क्या होता है? विकार रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यानी जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा असूर्यस्या। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, असूर्यमस्या। क्या हो जाएगा भाई? असूर्यमस्या। क्वेश्चन नंबर 4, कनक और धतूरा। तो कनक और धतूरा ये जो शब्द दे रखे हैं ये किससे संबंधित है? प्रसाद से, कसौटी से, आभूषण से या सोने से? तो भाई ये सोने से संबंधित है। कनक धतूरे का अर्थ सोना होता है, क्योंकि सोने को कनक कहा जाता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। जैसे आपने एक पंक्ति सुनी होगी, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए और जो पाए बोराए। तो एक कनक का अर्थ तो सोना हो गया कि जैसे सोना मिल जाता है वो भी बोराया जाता है, और एक कनक का मतलब हो जाता है धतूरा, जो उसे पी लेता है धतूरे को तो वो भी बोरा जाता है। तो कनक के यहाँ पर 2 अर्थ हो जाते हैं, एक कनक का अर्थ धतूरा हो जाता है और एक कनक का अर्थ सोना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? जल प्राण पुत्र ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। अगर बात करी जाए और शब्दों की, तो देखो, जीवन के अनेकार्थी शब्द तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जल प्राण पुत्र जिंदगी जीविका निर्वाह, ये सब शब्द किसके हैं? जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। अगर बात कर ली जाए सार के अनेकार्थी शब्दों की, तो सार के अनेकार्थी शब्द हैं तत्व, निष्कर्ष, रस, लाभ, धैर्य आदि। क्वेश्चन नंबर 6, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सची जो है पुलोमा का पर्यायवाची। अगर और बात कर लेते हैं पुलोमा के पर्यायवाची की, एक सची हो जाएगा, एक इंद्राणी हो जाएगा और एक इंदिरा हो जाएगा। अगर उमा के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो पार्वती, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, कुमारी, सती, शैलसुता, ये शब्द उमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर कंज के पर्यायवाची की बात करें तो कमल, कुवलय, राजीव, ताम्रस, इंदिवर, पंकज, अंबुज,
पुंडरीक, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद, नलिन, ये शब्द किसके हो जाएंगे? कंज के पर्यायवाची हो जाएंगे। यानी बेसिकली कंज किसका पर्यायवाची है? तो ये कमल का पर्यायवाची होता है। पंचसर, इसके पर्यायवाची की बात करें तो कामदेव, मदन, मनोभव, मार, स्मर, मनसिज, कंदर्प, अनंग, मनोज, मयन और जी कुसुमसर, पुष्पधनवा, मीन केतु, रतिपति, केतन, ये पंचसर के विलोम शब्द पंचसर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है? यानी आविर्भाव शब्द का विलोम पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। अगर प्रकट के विलोम शब्द की बात करें तो अप्रकट या गुप्त हो जाएगा। और अगर उद्भव के विलोम शब्द की बात करें तो उद्भव का विलोम शब्द अवसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव में कैसा प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है या प्रत्यय नहीं है या स्त्री प्रत्यय है? तो भाई ये तो सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर बात करी जाए पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है तो इसमें तद्धित प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है इसमें? तद्धित प्रत्यय है। देखिए संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब पांडव कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो ये संज्ञा ही तो हो गई पांडव। तो इस शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा है, वो शब्द में जो प्रत्यय लगा है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, वो तद्धित प्रत्यय में आ जाता है। अब पांडव शब्द में अगर आप प्रत्यय देखने जाओगे तो इसमें प्रत्यय क्या होता है? तो अगर हम पांडव शब्द को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पांडु प्लस ए, तो ये हमारा जो है ए जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा पांडव शब्द में? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है। फारसी भाषा का इनमें से कौन सा शब्द है? सिंह है, सियार है, वानर है या फिर मुर्गा है? तो भाई मुर्गा शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। अगर बात करी जाए शेर की, श्रृंगाल, सियार और वानर, बंदर, ये कैसे शब्द हैं? ये सिंह है। सिंह हम किस में कहते हैं? ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर हम इसका तद्भव बनाने जाएंगे तो सिंह का शेर हो जाएगा। और अगर बात करी जाए श्रृंगार शब्द जो होता है ना, वो श्रृंगार शब्द तत्सम शब्द होता है। अगर हम उसका तद्भव बनाएंगे तो सियार बन जाएगा। और अगर वानर शब्द है, वानर तत्सम शब्द है, जब हम इसका तद्भव बनाएंगे तो बंदर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गोबर का तत्सम रूप क्या है? गोबर का तत्सम रूप क्या है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गोमय इसका सही आंसर हो जाएगा। गोबर का तत्सम रूप गोमय होता है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो गोमय भी मिल सकता है, गोविष्ट भी मिल सकता है, गोविट भी मिल सकता है और गोमल भी मिल सकता है। यानी आप याद कर लेना कि शुरू में गो लिखा हुआ मिलेगा अगर गोबर का तत्सम शब्द पूछेगा, जैसे गोमय, गोविष्ट, गोविट, गोमल आदि। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। वो दो भेद कौन कौन से? एक तो विकारी शब्द होते हैं और दूसरे अविकारी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? यानी जो ताले की है इसमें पूछा है ये कौन सा कारक है? संप्रदान है, अपदान है, करण है या कर्ता है? तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए वैसे तो यहाँ संबंध कारक होना चाहिए, पर संबंध कारक यहाँ दे नहीं रखा, क्योंकि आपको पता होगा संबंध कारक की जो विभक्ति चिन्ह होते हैं का, की, के होते हैं। यहाँ पर संबंध कारक है परंतु विकल्प में संबंध कारक नहीं दिया, इस कारण से संप्रदान कारक सही आंसर मान लिया जाएगा। अगर यहाँ पर संबंध कारक भी दिया हुआ होता तो संबंध कारक सही आंसर होता, पर उसकी अनुपस्थिति के कारण ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शायद कल बाजार बंद रहेगा, इसमें कौन सा भविष्य काल है? शायद की बात इसमें लग चुकी है कि शायद कल बाजार बंद रहेगा, तो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कल बाजार बंद हो, तो संभाव्य भविष्य काल इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्न में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो रचना शब्द जो है भाई, ये स्त्रीलिंग शब्द है। रचना कैसा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। देखो, कहीं पर भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करनी है तो आप उन शब्दों का वाक्य में यूज़ करके देखें, उन शब्दों का अपनी भाषा में यूज़ करके देखें, आपको पता चल जाएगा। जैसे उपहार शब्द है, उपहार है कि मुझे उपहार मिला, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगर मिली लग जाता कि मुझे उपहार मिली, अगर ऐसा बोलोगे तो वाक्य में त्रुटि हो जाएगी। मैंने ग्रंथ पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि मैंने ग्रंथ पढ़ ली, ये बोलोगे मैंने ग्रंथ पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये भी शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। मस्तक, मैंने अपने बुजुर्गों के सामने मैं नतमस्तक हो गया, अपने बुजुर्गों के सामने मैं नतमस्तक हो गया, तो मस्तक भी कैसा हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। अगर रचना की बात करी जाए, मैंने एक रचना करी है, यही तो बोलूँगा मैं, ये थोड़ी बोलूँगा मैंने एक रचना करा है। मैं अगर वाक्य की शुद्धि पे ध्यान दूं तो मैंने एक रचना करी है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या गुणवाचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 13वां नहीं होगा, 15वां क्वेश्चन होगा। तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। देखो, गुणवाचक विशेषण क्यों है? साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, यानी साड़ी का जो गुण है वो बताया जा रहा है कि नीली साड़ी है, इसमें विशेषण गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बाकी आप जानते हो संख्यावाचक में तो संख्या का जिक्र होगा, और सार्वनामिक में किसी के नाम का जिक्र होगा या किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताया जाएगा। और परिमाणवाचक की बात करी जाए तो परिमाणवाचक तो द्रव्य वस्तु से संबंधित होते हैं, जो माप तोल में चीज़ें आती हैं, जिनको तोलते मापते वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 शब्द दे रखे हैं, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? मनाही, सोना, विद्वता या खुशी। भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो भाव प्रकट ना करे, तो भाई सोना ही नहीं होगी। सोना कैसी संज्ञा हो जाएगी फिर? सोना कैसी संज्ञा हो जाएगी भाई? ये द्रव्यवाचक हो जाएगी ना, सोना द्रव्यवाचक हो जाएगी। बाकी मनाही, विद्वता, खुशी, ये कैसी संज्ञा हो जाएंगी? ये भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से एक की जो वर्तनी है वो अशुद्ध दे रखी है, हमें वो पहचाननी है कि किस में वर्तनी अशुद्ध दे रखी है। तो भाई अगर वर्तनी की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर बी की जो वर्तनी है वो अशुद्ध दे रखी है, शुश्रूषा। अब इसको अगर हम शुद्ध रूप में लिखें इसे, तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा? तो ये जो सह सपेरे वाला सह है शुरू में, ये सह सलजम वाला बनेगा, उसके बाद नीचे छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद ये श्रमिक वाला चिन्ह बनेगा, बड़े ऊ की मात्रा, और उसके बाद में ये षटकोण वाला, और ये इस तरीके से लिखा जाएगा, तब ये हमारा जो है सही इसकी वर्तनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। यानी यहाँ पर दे रखा हो ऑप्शन नंबर ए जो है, ये वर्तनी जो है इसकी जो है ये शुद्ध हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, रै का विवरण है। रै का विवरण देना है हमें, क्या ये कैसा जो है व्यंजन है? तो अगर इसकी बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। देखो, वर्ष्य हो जाएगा, यानी जब हम इसको बोलते हैं तो दांत एवं मसूड़ों के मिलने का स्थान को हम वर्ष्य कहते हैं। जब आप रै को बोलोगे तो किस तरीके से बोला जाएगा? और उसके बाद लुंठित ध्वनि हो जाएगी। लुंठित ध्वनि हो जाएगी। लुंठित ध्वनि क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो जीभ है, जीभ के अगले भाग मुड़कर वर्ष्य को शीघ्रता से स्पर्श करता है, तो इस तरीके से लुंठित हो जाएगी। और अगर बात करी जाए तो सघोष भी हो जाएगा रै। सघोष और कौन कौन से होते हैं? देखिए, सघोष की बात करी जाए तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, रै, लै, व और है, ये सघोष होते हैं। और अल्पप्राण व्यंजन भी हो जाएगा। अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं रै के अलावा?
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन्हें हम जल्दी से बोल देते हैं। महाप्राण वो होंगे जिन्हें हमें बोलते समय ज्यादा समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रय का विवरण ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19, उर्वशी किसकी रचना है? यहाँ पर उर्वशी रचना पूछी है, ये किसकी है? रामप्रक्ष बेनीपुरी की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, सिया राम शरण की है और अज्ञे की है। तो सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की जो है एक रचना है जिसका नाम उर्वशी है। और ये जो क्वेश्चन है जो रचना से संबंधित है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा रचना से संबंधित, और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप कर जाते हो, और उम्मीद है आप कर जाओगे, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं तो आप इन चीज़ों को आसानी से कर जाओगे। अब बात कर लेते हैं 20 से 22 तक क्वेश्चनों के उत्तर हमें देने हैं, वो किस तरीके से देने हैं। तो गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी गद्यांश दे रखा है, इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर इस गद्यांश में से छांट के देने हैं। तो हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अपना दिमाग भी लगाना गद्यांश में पढ़ने के लिए दोस्तों, कि किस तरीके से ये गद्यांश पढ़ा जाएगा। गद्यांश है, आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यावहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांवों में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखे। अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या चीज़ें दे रखी हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है? तो कौन सी समस्या है जो भारत को घुन की तरह खाए जा रही है? गद्यांश अगर आपने भाई ध्यान से पढ़ा है तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर बता सकते हो। तो भाई इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो सही आंसर की बात करें, बेकारी की समस्या। किसकी समस्या है? बेकारी की जो समस्या है भारत को घुन की तरह खाए जा रही है, और यह समस्या केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में विकराल रूप धारण कर रखा है। देखो, हमें गद्यांश में से जो ऑप्शन छांटना होता है वो हमें उचित ऑप्शन छांटना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ऑप्शन सही हो सकता है, पर हमें उचित से उचित ऑप्शन छांटना है। अगर आपने गद्यांश अच्छे से नहीं पढ़ा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, गद्यांश को पढ़ो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपको शुरू की पहली दूसरी लाइन में देखने को मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 21, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? तो व्यावहारिक ज्ञान का अभाव है। हमारे पास व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। देखिए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या है? व्यावहारिक ज्ञान का अभाव है। इस समस्या का प्रमुख कारण क्या है? कि अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल देना। जब जब हम अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल देंगे या किसी भी लैंग्वेज पर अधिक बल देंगे तो हम कहीं ना कहीं व्यावहारिक ज्ञान से जो है हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हम अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ेंगे। ये हमें केवल पुस्तकीय ज्ञान दे सकती हैं, जो पुस्तकों में लिखी हुई चीज़ें वो हमें बता सकती हैं। जबकि इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए, या कुछ ना कुछ संशोधन जरूर होना चाहिए शिक्षा प्रणाली में। क्योंकि जो शिक्षित वर्ग है वो भी बेकारी की समस्या से गुजर रहा है। जैसे गद्यांश में कही गई चीज़ थी कि वो भी अपने ऑफिस में बैठकर कलम घिसता है, तो वो भी एक बेकारी की समस्या है, क्योंकि वो अपना कुछ काम धाम करने में वो बड़ा हिचकिचाएगा, वो करेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए वो ही काम उसके लिए बेहतर है। और बाकी अशिक्षित लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो आत्मविश्वास नहीं रह पाता। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है,
बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है? तो बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है? गद्यांश में किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है? तो शिक्षा प्रणाली। अगर शिक्षा प्रणाली हमारी सुधर जाती है तो जो बेकारी की समस्या है ये स्वतः ही सुधर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा शुभाशीष को। किसे कहते हैं? शुभाशीष को कहते हैं हम अभिवादन। देखिए, प्रणाम, नमस्ते एवं आशीर्वाद ये जितने भी शब्द होते हैं ये अभिवादन की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? अभिवादन की श्रेणी में आते हैं। जब आप किसी को नमस्ते करते हो तो वो अभिवादन की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाना, इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? देखिए, अपना रंग जमाना ये एक मुहावरा है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रभावित करना। कहते हैं ना कि उसने अपना रंग जमा दिया उस भरी महफिल में, यानी उसने अपना प्रभाव दिखा दिया उस भरी महफिल में। क्वेश्चन नंबर 25, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, में कौन सा अलंकार है? यानी इसमें अलंकार पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई? श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। पहली चीज तो क्या है कि सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है और दोहा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन सोरठे के पहले चरण में और तीसरे चरण में, सोरठा के पहले चरण में और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर आपसे कभी पूछ भी लेना कि दोहा का विपरीत किसे माना जाता है, तो सोरठा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, वह कितना घृणित दृश्य है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वह शाबाशी के लिए कहा जाता है। यहाँ पर घृणित बात आ गई तो ये गलत हो जाएगा। ओहो, कितना घृणित दृश्य है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ रिपीट होगी। छी, कितना घृणित दृश्य, तो बिल्कुल सही है कि जब कोई चीज़ घृणित देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसे छी क्या कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो, सी सही हो जाएगा। आह, कितना घृणित दृश्य, तो घृणित की जगह आह नहीं लगाएंगे। तो इन चारों विकल्पों को देखते हुए जो हमारा सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। छी, कितना घृणित दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 28, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तो यही हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। तो आपकी चरित्र अच्छी है होता आपका चरित्र अच्छा है, पहली चीज तो ये होता क्या होता? आपका चरित्र अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अशुद्ध वाक्य है। बाकी तुम्हारी जेब खाली है ये भी शुद्ध है, उसकी कलम खो गई है ये भी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29, सतसई में कौन सा समास है? सतसई में कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सतसई में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पहला पद है वो क्या है? संख्यावाची है पहला पद। अगर हम सतसई, जैसे द्विगु समास है, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं सतसई का, तो 700 का समाहार, ये सतसई का समास विग्रह हो जाएगा। और अगर और भी उदाहरण की बात करें द्विगु समास के, कहीं त्रिकाल मिल जाए यानी 3 कालों का योग, तो ये भी द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी 5 वटों का योग, तो ये भी द्विगु समास हो जाएगा। यानी द्विगु समास की जो पहचान है, आपको जो पूर्व पद मिलता है वो संख्यावाची मिलता है। जैसे सत, ये जो है पूर्व पद है और ये संख्यावाची है, तो द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 30,
जिसके बिना कार्य न चल सके, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? यानी जिसके बिना कार्य न चल सके, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा अपरिहार्य। क्या हो जाएगा भाई? अपरिहार्य। देखिए, जिसके बिना कार्य न चल सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिहार्य है। अब हमने 30 क्वेश्चन हिंदी के कर लिए हैं। अब जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो रीजनिंग के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन। देखो, इस तरीके से ही हम आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं, जिस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, जैसे 23 से 203 बन रहा है, वैसे 95 से क्या बनेगा? तो दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में ज़ीरो लगा दिया 2 और 3 के, तो 203 बन गया। अगर 95 के बीच में ज़ीरो लगा देते हैं तो 905 बन जाता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, तो कथन निष्कर्ष देख लेते हैं पहले, उसके बाद में हम जो है सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। कथन दे रखा है कि एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। तो सीधे तौर पर है, दूसरा तो गलत हो जाएगा। अगर बात आती है तो पहला ही मेल खाएगा, दूसरे का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट वाला जो है हमारा मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है 4/9, 9/20। यहाँ पर क्या आएगा? खाली स्थान दे रखा, उसके बाद 39/86। तो अगर इस सवाल को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1, तो 19 आ जाएगा यहाँ पर। और 19 दूनी 38 प्लस 1 39, ये तो समीकरण हमारी सही होगी। उसके बाद 9 दूनी 18 प्लस 2, 20 दूनी 40 प्लस 2, तो नीचे 42 आ जाएगा। 42 दूनी 84 प्लस 2, तो सही आंसर हो जाएगा 19/42। ऑप्शन नंबर बी एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लग सके कि उनमें से कितने मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे। 31 लोग मुंबई आए थे, 26 लोग बेंगलुरु गए थे और 12 लोग दोनों शहरों में गए थे। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो न तो मुंबई और न ही बेंगलुरु गए थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो है वेन डाइग्राम की मदद लेंगे। ये तो बना दिया हमने क्या, मुंबई, और उसके बाद ये बना दी हमने दिल्ली। तो मुंबई कितने गए थे? 31 गए थे। मुंबई कितने गए थे? 31। और बेंगलुरु, मुंबई और बेंगलुरु की बात है, दिल्ली की बात नहीं है, तो यहाँ पर बेंगलुरु यानी बी लिख देते हैं हम। बेंगलुरु कितने गए थे? तो भाई बेंगलुरु 26 गए थे, लेकिन 12 लोग ऐसे थे जो दोनों शहरों में गए थे, तो 12 यहाँ लगा दिया। तो 31 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 19, तो 19 बच गए मुंबई। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 26। 26 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14, तो 14 आ गए बेंगलुरु। ठीक है। उसके बाद अगर हम इन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो 14 और 12 कितने होते हैं? 26। 26 और 19, 26 और 19 अगर हम जोड़ते हैं तो 10, 36, 45, यानी 45 लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं गए थे या दोनों शहर गए थे। टोटल कितने थे? 100 थे। तो 100 में से जब 45 घटाएंगे कितना बचेगा? 55 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। 55 व्यक्ति ऐसे थे जो न तो मुंबई और न ही बेंगलुरु गए थे। क्वेश्चन नंबर 35, कथन दे रखा है, उसके बाद निर्णय दे रखे हैं। तो सभी पौधे पेड़ हैं। सभी जो पौधे हैं वो क्या हैं? पेड़ हैं। कोई पेड़ हरा नहीं है, तो हरा इधर कर देंगे, क्योंकि कोई पेड़ हरा नहीं है तो पौधे भी कोई हरा नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ पौधे हरे हैं, कुछ पौधे हरे हैं, तो गलत हो जाएगा पहला निष्कर्ष। तो
दूसरा, जो पौधे पेड़ नहीं है वे हरे। जो पौधे पेड़ नहीं है, जो पौधे पेड़ नहीं है, तो दोस्तों पौधे तो सारे पेड़ ही हैं, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रश्न आकृति वाला चिन्ह है ये। क्वेश्चन नंबर 36 के प्रश्न आकृति, इससे यह आकृति बनी है तो इससे अब क्या आकृति बनेगी। तो अगर सही आकृति की हम बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से, उसके बाद ये इस तरीके से हो गया भीतर की तरफ, ये भीतर की तरफ काले रंग का है तो बाहर की तरफ जाएगा पहली चीज़। तो ये गलत हो जाएगा भीतर की तरफ, ये भीतर की तरफ गलत हो जाएगा। या तो बी सही होगा या सी सही होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं ये किस तरफ था, पूरब की तरफ, तो किधर आ गया दक्षिण की तरफ। ये किस तरफ है, ये किस तरफ है, ये पश्चिम की तरफ है तो उत्तर की तरफ जाएगा। तो इसमें भी उत्तर की तरफ दे रखा है, इसमें भी उत्तर की तरफ दे रखा। उसके बाद क्या चीज़ कॉमन है इसमें जो इस तरीके से दे रखा तो यहाँ पर बाहर को निकाल दिया, लेकिन इसमें पहले से ही बाहर निकाला हुआ तो इसे भीतर की तरफ कर देंगे। तो इसमें तो बाहर की तरफ है ये निकला हुआ इस तरीके से, और ये इसमें भीतर की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक आदमी ने एक लड़के को दिखाया और कहा, वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है, लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। उस आदमी का बेटा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जब आप करने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी ने एक लड़के को दिखाया, यानी एक आदमी है और उसने एक लड़के को दिखाया और कहा वह मेरी पत्नी, यानी जो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की भाभी, यानी मेरी पत्नी की भाभी का मतलब मेरे साले की जो बहू हुई, भाभी का बेटा मेरे साले का बेटा हो गया, तो मेरे साले का बेटा है। लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। लेकिन मैं जो हूँ अपने माता पिता की जो हूँ इकलौती संतान हूँ। उसके बाद कहा है कि उस आदमी का बेटा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित। तो उस आदमी का जो बेटा होगा, और वो जो बेटे के बारे में बात चली है, जो मेरी पत्नी की भाभी का बेटा यानी जो मेरे साले का बेटा हुआ और जो मेरा बेटा हुआ, उनमें क्या मतलब क्या संबंध बनेगा, क्या ब्लड रिलेशन बनेगा? तो फुफेरा भाई बनेगा, फुफेरा भाई बनेगा। क्या सही आंसर हो जाएगा भाई? फुफेरा भाई सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा कि उस आदमी का बेटा, जो आदमी जिसने बात की, उस लड़के से, इस लड़के से किस प्रकार का संबंध है, तो फुफेरा भाई। दोस्तों अगर क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ गए होगे, उम्मीद है। बाकी इतना ही मैं समझा सकता था इस तरीके से, तो क्योंकि जो आगे के लिए समझाने के लिए क्या होता है कि अब आपको अच्छे से क्लास लेनी पड़ती है ब्लड रिलेशन की, तब चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो। और दूसरी चीज़, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ या मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, तो इसमें यह तो है नहीं कि मैं पूरी क्लास लेके बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरा एक टारगेट रहता है भाई, आपके समय को भी बचाया जाए। जो मैं 100 क्वेश्चन लेके आता हूँ वो 1 घंटे से और 1 घंटा 15 मिनट के बीच में कहीं पर भी मैं क्लास को क्लोज़ कर दूँ, ताकि आपका जो समय है वो बच सके। टारगेट तो मेरा 1 घंटे का ही रहता है क्लास का, पर कभी कभी क्या होता है थोड़ी ऊपर चली जाती है, कभी कभी क्लास थोड़ी नीचे भी रह जाती है। तो नीचे रह जाती है तो अच्छी बात है, कभी कभी जब ऊपर जाती है तो मैं ये सोचता हूँ कि 1 घंटा 15 मिनट से ऊपर क्लास ना जाए किसी भी कीमत पर। क्वेश्चन नंबर 38, टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच हुए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं। अब 500 दर्शक हैं टोटल, कितने दर्शक हैं? 500 दर्शक हैं। उसमें 285 क्या होगा? फुटबॉल खेलते हैं। 195 दर्शक हॉकी खेलते हैं। 195 क्या खेलते हैं भाई? हॉकी खेलते हैं। 115 बास्केटबॉल खेलते हैं। 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल, यानी इनमें आपस में इस तरीके का जो है रिलेशन बन जाएगा। 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, और 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, और 50 दर्शक तीनों खेल खेलते हैं। 50 दर्शक जो है तीनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं। कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं। तो ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन होगा। अगर मैं इसको आपको
बताने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो आप समझने की कोशिश करना कि इसका जो वेन डायग्राम है, मैं आपको वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, बाकी सोल्व आप कर लेना, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। देखो टोटल दर्शकों की बात करी जाए तो 500 हैं। कितने हैं? 500। अगर वेन डायग्राम बनेंगे तो 3 बनेंगे। कौन से बनेंगे? 3 बनेंगे। इस तरीके से इनमें जो है रिलेशन बन जाएगा। जैसे फुटबॉल के 285 यहाँ पर फुटबॉल का बना दिया हमने पहला, ये हॉकी का बना दिया और ये बास्केटबॉल का बना दिया। इसमें किस तरीके से हम चीज़ों को रखेंगे, किस तरीके से हम दर्शकों को रखेंगे, तो मैं आपको दर्शकों को रख के बता देता हूँ। 190 इधर रख दिया, 95 इधर बच गए, और उसके बाद में 40 इधर बच गए, फिर इधर 30 हो गया, और जी इधर 25, और कितने हैं? तीनों खेलते हैं 20, और इधर 50। इस तरीके से जब आप चीज़ों को सोल्व करोगे तब आप कोशिश करोगे, आप पाओगे कि जो सही आंसर अपना होने वाला है इसमें वो कितना हो जाएगा भाई। तो सही आंसर हो जाएगा 325, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे सोल्व कर लेना और क्वेश्चन को पढ़ लेना, आप कर जाओगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने वेन डायग्राम जो है अच्छे से बना दिया क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लिया है। तो मेरे पास जो वो सॉल्यूशन है उसका ही मैंने वेन डायग्राम देख के बना दिया है। आप ये मत मानना कि मैंने गलत वेन डायग्राम बनाया, सही वेन डायग्राम बनाया है, देख के वेन डायग्राम बनाया है। इसका सही आंसर 325 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे एक घन के 2 दृश्य दिखाए गए हैं, डी के विपरीत कौन सा अक्षर है। तो डी के विपरीत पूछा इन्होंने कि कौन सा अक्षर जो है वो डी के विपरीत है। ए डी सी, ए सी बी, तो डी के विपरीत तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा सीधे से तौर पे, क्योंकि सी दे दिया, ए दे दिया, तो बचा डी, डी के विपरीत बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था। बहुत आसानी से निकाल सकते हो, अगर लीप वर्ष नहीं पड़ रहा ना बीच में तो एक दिन बढ़ जाता है। अब 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 1 जनवरी 2002 को सोमवार होगा, और 1 जनवरी 2003 को क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या होगा भाई? मंगलवार होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर लीप वर्ष बीच में पड़ जाता है तो हम जो है 2 आगे बढ़ जाते हैं। अभी बिना लीप वर्ष के जो है हम 1 आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 2001 में विषम दिन कितने? 1 पड़ेगा, 2002 में विषम दिन 1 पड़ेगा, और बाकी 2003 का पूछा ये 1 जनवरी 2003 का, तो आसानी से आप कर सकते थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41, यदि 4 का वर्ग 7 है, 5 का वर्ग 7 है, 6 का वर्ग 9 है, तो 7 का वर्ग क्या होने वाला है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं तो 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। अब 1 + 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। 5 का वर्ग जो है कितना होता है? 25 होता है। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 3 + 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ओके। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 4 + 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना। 13 जो है अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 5 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। 2 व्यक्तियों में से एक अंतिम छोर पर एक व्यक्ति प्रोफेसर तथा दूसरा एक व्यवसायी है। विद्यार्थी के दाहिने एक एडवोकेट खड़ा है, व्यवसायी के बाईं एक लेखक है। विद्यार्थी प्रोफेसर एवं एडवोकेट के मध्य में खड़ा है। बाएं से गिनते हुए लेखक किस स्थान पर हैं। तो अगर हम इसके सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं, 5 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। 2 व्यक्तियों में एक अंतिम छोर पर एक व्यक्ति प्रोफेसर तथा दूसरा एक व्यवसायी है। यानी एक तरफ प्रोफेसर खड़ा हो गया और एक तरफ बिजनेसमैन खड़ा हो गया। 1 2 तो खड़े हो गए, बाकी बचे कितने? 3 बचे। अब उसने कहा विद्यार्थी के दाहिने एक एडवोकेट खड़ा है। विद्यार्थी के दाहिने, तो विद्यार्थी यहाँ पर भी आ सकता है स्टूडेंट, और यहाँ पर भी आ सकता है, पर अभी पूरा क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट आता है तो एडवोकेट कहाँ पर आएगा? एडवोकेट फिर यहाँ पर आ जाएगा। व्यवसायी के बाएं एक लेखक, तो बिजनेसमैन के बाएं एक लेखक है, लेखक यानी राइटर है। तो इस तरीके से हमारी समीकरण बन गई। अब कही है उसने विद्यार्थी प्रोफेसर एवं एडवोकेट के मध्य में खड़ा। विद्यार्थी जो है, जो स्टूडेंट है, वो
एडवोकेट और प्रोफेसर के मध्य खड़ा, तो बिल्कुल खड़ा बीच में। बाएं से गिनते हुए लेखक किस स्थान पर है? बाएं से गिनना है हमें। किधर से गिनना है? बाएं से। 1 2 3, चौथे, राइटर चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो हमने तो जब लगाए तो पहली बार में ही सही बैठ गए। बाकी आप क्वेश्चन को भी करते तो पहली बार में ही सही बैठा देते, क्योंकि क्वेश्चन में जो आंकड़े हैं वो ठीक तरीके से दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कथन दे रखा है और उसके बाद में इसके जो है निष्कर्ष देख लेते हैं। भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रही हैं कि सितारों या कलाकारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। अब इसके निष्कर्ष देख लेते हैं कि क्या ऐसे निष्कर्ष हैं, ताकि ये क्वेश्चन यहाँ पर बन पाया है फिल्मों से संबंधित। क्योंकि अब निष्कर्ष हमें जो देखने होते हैं वो निष्कर्ष सिर्फ हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। आपकी जो है निजी रंजिश नहीं होनी चाहिए किसी भी ऐसे फिल्मकार से। तो निष्कर्ष है, सितारों या कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। तो ये तो सही है, क्योंकि छोटे बजट की फिल्में वो बड़े स्टार को तो नहीं ले सकती, तो वो अपनी कहानी पर ही ज़्यादा फोकस करती हैं। दूसरा, बड़े सितारों या कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बड़े सितारे लिए जा रहे हैं, बड़े कलाकार लिए जा रहे हैं तो उस वजह से लोगों में आक्रोश है उनके खिलाफ, तो इस वजह से फिल्में वो फ्लॉप जा रही हैं। क्योंकि अपने पास से मत सोचो, जो क्वेश्चन का कह रहा है उस हिसाब से सोचो। इस तरीके से जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 44 वेन आरेख है, उसे पहचानना है। जानवर, कुत्ते, पालतू जानवर। बड़े आराम से पहचान लोगे। कुत्ते इधर दे दिए, कुछ कुत्ते पालतू जानवर भी होते हैं, लेकिन दोनों होते तो जानवर ही हैं। इस तरीके से कौन से बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 यह भी कथन निष्कर्ष के अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कथन है, उसके बाद तर्क दे रखे हैं। क्या पब्लिक स्कूल की कक्षाओं में शिक्षकों की निगरानी के लिए कैमरा स्थापित किया जाना चाहिए? नहीं, इससे गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन होगा, गलत हो जाएगा। गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन होता तो कहीं पर भी हम जो कैमरे स्थापित ही नहीं करते। हाँ, इससे शिक्षक अधिक उत्तरदायी होंगे, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर तर्क हमारा जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल तर्क सेकंड मजबूत है। अब सामान्य जानकारी के क्वेश्चन आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन, उन्हें कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 46 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई किस क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा साम्यवादी, यानी साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? यहाँ पर शताब्दी पूछी गई है, तो उज्बेकिस्तान से आया था अल बरूनी। वो किस शताब्दी में भारत आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में भारत आया था। और किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। क्वेश्चन नंबर 48 भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा रामानंद थे। कौन थे भाई? रामानंद थे। क्वेश्चन नंबर 49 आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती भी कह देते हैं कि लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो भी, क्योंकि यहाँ पर रेड शर्ट दे दिया। हो सकता है पेपर में आपको लाल कुर्ती दल के नेता पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 50
उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो लिपुलेख दर्रा है। कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा है। और भाई कमेंट करके बताओ, जो लिपुलेख दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? अगर उसकी स्थिति की बात करी जाए तो वो कहाँ पर स्थित है? तो भाई उत्तराखंड राज्य में पड़ता है जो लिपुलेख दर्रा है। और ये भारत को चीन से जोड़ता है। भारत को चीन से जोड़ता है लिपुलेख दर्रा जो है। क्वेश्चन नंबर 51, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो बगलिहार बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति पूछ लिया यहाँ पर, तो सही आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमन थे। कौन थे? आर वेंकट रमन। और जब मतदान के अधिकार की जो आयु 21 से 18 करी गई थी तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो 1989 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? यानी एमएलए का फुल फॉर्म पूछा है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या हो जाएगा भाई? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री रहेंगे। और कोई भी प्रधानमंत्री रहे, जो जिस समय प्रधानमंत्री रहेगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो उस समय पर ही रहेगा। अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म पहली चीज़ तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है। अगर बात करी जाए क्या इसकी जो घोषणा की गई थी कि नीति आयोग बनाया जाएगा, तो वो 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी। लेकिन जो स्थापित की गई, और ये किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर स्थापित की गई थी। तो 1 जनवरी 2015 को स्थापित की गई थी। जो नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 को स्थापित की गई थी। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को, लेकिन घोषणा 15 अगस्त 2014 को कर दी गई थी। लेकिन 1 जनवरी 2015 से जो है प्रभाव में आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? तो वो राजगामित्व कहलाती है। क्या कहलाती है? राजगामित्व कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 56, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो वो जीता था 1976 में। कब जीता था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 58, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो वो है के.डी. जाधव। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है भाई? के.डी. जाधव नाम है। और इन्होंने जो ये पदक जीता था सबसे पहले कहाँ जीता था? तो 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हेलसिंकी में आयोजित कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आपको कमेंट करके बताना हेलसिंकी जो है ये किस देश की राजधानी है। अगर नहीं पता तो भाई देखकर बताओ, पर इसका आंसर आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59,
तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्या है? अंकारा। बाकी यरूशलेम इज़राइल की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 60, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो वो एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। किसने किया था भाई? एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ हैं जो जिन्हें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर हम तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं तभी हम कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वो द कश्मीर फाइल्स ने जीता था। किसने? द कश्मीर फाइल्स ने। क्वेश्चन नंबर 62, फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन जो है यूट्यूब के नए सीईओ हैं। सीईओ की फुल फॉर्म को क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 63, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। क्वेश्चन नंबर 64, फरवरी 2023 में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? तो वो भूपेंद्र यादव ने की। भूपेंद्र यादव क्या भाई? ये पर्यावरण मंत्री हैं। जब इन्होंने ये करा था उस समय पे ये क्या थे? केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री थे भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 65, फरवरी 2023 में भारत ने I2U2 बिजनेस फोरम के पर M4C में शामिल हुआ। इसे कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं हम। देखो, पहली चीज़ तो अबू धाबी में जो है ये आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? अबू धाबी में। और जो I2U2 है तो इसमें यू का क्या मतलब है? यूएई। और इसे क्वेश्चन की जो है मैं आपको व्याख्या एक बार बता देता हूँ। देखिए, फरवरी 2023 में भारत ने अबू धाबी में आयोजित किया था I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर M4C जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ। ये जो M4C जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणाली नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाने के उद्देश्य से अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक मंच है। यानी किस किस ने शुरू किया था भाई? अमेरिका का भी इसमें सहयोग था और संयुक्त अरब अमीरात का भी इसमें सहयोग था। अब कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट ग्राफिक्स कार्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा AGP स्लॉट। क्या हो जाएगा? AGP स्लॉट, यानी एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी AGP की। क्वेश्चन नंबर 67, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर के उदाहरण पूछ लिए यहाँ पर। तो क्रे 2 भी है, क्रे XMP24 भी है, तिन्हे 2 भी है। तो उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ अबोव, यानी जितने भी ऊपर के हैं ये सभी जो है सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 68, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? माइक्रोचिप बनाने के लिए, यानी विच मेटल इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स? तो किस चीज़ का हम उदाहरण किसका यूज़ करते हैं? तो ये आप जानते ही होंगे कि माइक्रोचिप बनाने में किस चीज़ का जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
तो सिलिकॉन का किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। और सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन है? तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है। जो ताइवान देश है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो सिलिकॉन के बारे में, या सिलिकॉन का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, माइक्रोचिप वगैरह जो है, जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम आती है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है ताइवान। क्वेश्चन नंबर 69, किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह है, तो वो है भाई डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन। ऑप्शन नंबर बी, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ो, फॉर ए गिवन करंट स्टेट एंड एन इनपुट सिंबल इफ एन ऑटोमेशन कैन ओनली जंप टू वन एंड ओनली वन स्टेट देन इट इज ए। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ गया? ऑटोमेशन आ गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप समझ सकते थे। तो डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो इसका जो सही आंसर अपना हो जाएगा भाई, एक बार इसे इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम कि इंग्लिश में क्या क्वेश्चन दे रखा है। विच नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम अलाउज वन टू रिकवर डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम नेटवर्क ड्राइव्स ओनली? इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैप, साल्वेज, फिल्टर या फिर कैप्चर। सोच समझकर इसका आंसर बताओ दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से ही मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर के आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो और बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन जो बात है, जो इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन है मेरी तरफ से कि भाई बहुत का डाउट है कि भाई कैसे कंप्यूटर में हमारा जो है पार होगा मामला। तो कंप्यूटर में भाई घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचो क्या कैसे होगा, ये सोचो क्या हो जाएगा बहुत आराम से। बस आप कंप्यूटर की टाइपिंग करते रहना। कंप्यूटर की टाइपिंग में अगर फेल हो गए तो आपके साथ तब दिक्कत हो सकती है, बाकी एग्ज़ाम में तो दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमसे पढ़ रहे हो। क्योंकि मैं कंप्यूटर के जो है एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा। मैराथन क्लास आपको देखने को मिलेगी कंप्यूटर की, जिसमें कोशिश करूँगा यूपी SSC के जितने भी अभी तक पूछे हुए क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चनों को रखा जाए। और उन सारे क्वेश्चनों को जब आप पढ़ के जाओगे ना, तो आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करोगे कि आप आसानी से कर सकते हो चीज़ों को। क्योंकि थोड़ा टफ़ कंप्यूटर तो यूपी SSC पूछती है SSC के मुकाबले। पर भाई कितना भी टफ़ पूछ ले, प्रीवियस के तो आसपास ही चीज़ें रहती हैं। अभी भी मैं प्रीवियस करा रहा हूँ, उस समय भी मैं प्रीवियस कराऊंगा। फिर कंप्यूटर के जब आप देखोगे कि यार कुछ प्रीवियस कराऊंगा, कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन जब कंप्यूटर के कर लोगे, आप एक बार देख लोगे 1-2 बार, तो भी चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी आपसे। बस आप क्लास को देख लेना भाई। तो इसके सही आंसर की बात कर लेते हैं। ये कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो वो साल्वेज देता है। बाकी कैप्चर तो आप जानते होंगे, जैसे हम स्क्रीनशॉट खींचते हैं तो फ़ोटो को कैप्चर कर लेता है कुछ। मैप का मतलब होता है आपको कहीं जाना है नेविगेट वगैरह करने के लिए। फ़िल्टर क्या होता है? जब हम चीज़ों को कुछ सॉर्ट करना चाहते हैं। पर उसने तो कहा ना नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करना, तो साल्वेज का हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी कर सकते थे आप इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट में लिख भी दिया होगा इतने क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? यानी द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज नॉट लाई इन। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो लक्ष्य है वो क्या नहीं है? तो वो सही आंसर हो जाएगा मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना।
यानी मॉडरेटिंग ह्यूमन नेचर एंड हैबिट्स टू मेक देम मोर सोफिस्टिकेटेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, आर्डिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस। तो सही आंसर अपना इसमें हो जाएगा बोथ, यानी ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, BHIM यानी भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर भीम इंटरफेस। आगे ऑप्शन में देख लेते हैं, जो दो ऑप्शन है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर डी अपना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है? तो सही आंसर है क्लिप आर्ट। इसमें बोला है वर्ड इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ प्रीडिफाइंड ग्राफिक्स कॉल्ड दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो क्लिप आर्ट हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी है? तो सही आंसर है 63। 63 जो है अपना सही आंसर हो जाएगा। देखो अगर अधिकतम की बात करें तो 63 कॉलम डाले जा सकते हैं इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से, और 32,763 रो की टेबल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद यानी सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? तो वो कॉलम नहीं है। क्या नहीं है? कॉलम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो इंडेंटेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्या नहीं है भाई? यहाँ पर कहा है कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यानी जो हम लिखते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, उसको फॉर्मेट करने का जो ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है। तो इंडेंटेशन का नहीं है, बाकी फॉन्ट स्टाइल का भी है, अंडरलाइन का भी है और इफेक्ट का भी है। क्वेश्चन नंबर 78, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टुडे। और इस तरीके से आप जब ब्रैकेट लगाओगे तो उसका मतलब होता है कि आज की तारीख के लिए ये फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 79, गूगल क्रोम में एक नई इनकोग्निटो विंडो, क्या भाई? इनकोग्निटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है। तो किस कमांड का यूज़ करके आप इनकोग्निटो विंडो खोल सकते हो? तो सही आंसर इसका जो है हो जाएगा Ctrl+Shift+N। देखो इनकोग्निटो विंडो जो होती है ना क्रोम में, उसका हम कब यूज़ करते हैं? उसका हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी के और के क्रोम ब्राउज़र में कुछ अपना लिए इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है हिस्ट्री सेव नहीं होती है, वो हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है जैसे ही आप इनकोग्निटो मोड से नॉर्मल मोड में आते हो। तो या फिर अपने ही फ़ोन में इनकोग्निटो मोड में काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो हिस्ट्री सेव ना रहे, तो हम इनकोग्निटो मोड में हम जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो वो उसकी शॉर्टकट की पूछी है, तो Ctrl+Shift+N है। क्वेश्चन नंबर 80, एंड्रॉयड एक तरह का कैसा सॉफ्टवेयर है? जो एंड्रॉयड है वो कैसा सॉफ्टवेयर है? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी यूटिलिटी, कनेक्टिविटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है,
वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपको पता होगा आप जिस फ़ोन पर हमारी क्लास देख रहे हो वो भी एंड्रॉयड का ही फ़ोन होगा। तो ये सारा जो आपका फ़ोन का सिस्टम है वो एंड्रॉयड पर ही चल पा रहा है। कंप्यूटर के भी हमने क्वेश्चन कर लिए। अब उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी के क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, इन्हें भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। फुल फॉर्म आपको हिंदी में देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अंश कितना है? तो वो 77.7% है। भाई जनगणना से संबंधित, उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी के समय में आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो जनगणना से तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा। तो मैं तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि जनगणना का जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से कवर कर लें। हालांकि एक वीडियो हमने भी बनाई थी भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना को लेकर के, अगर आप उस वीडियो को भी देख लोगे तो मेरा तो मानना है कि क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप क्वेश्चन को कवर कर लोगे, कैसे नहीं कैसे करके आप टैकल कर लोगे क्वेश्चन को। तो वीडियो जो है आपको मिल जाएगी चैनल पर, आप सर्च कर सकते हो। सेंसस नाम से मैंने जनगणना बनाई है, तो आप देख लेना जाकर, बाकी आपकी इच्छा है भाई। क्वेश्चन नंबर 83, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी। देखो जनसंख्या कब बढ़ती है? जब हमें स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से मिल जाती हैं, बीमारियों पर नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि अगर कोई महामारी ऐसी आ जाए जिसमें बहुत से लोग मारे जाएं तो जनसंख्या तो बहुत तेज़ी के साथ में कम हो जाएगी। तो सही आंसर जो है ये बढ़ती साक्षरता दर की वजह से तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। अगर साक्षर लोग होंगे तो फिर जनसंख्या क्यों बढ़ेगी? सुधरती कृषि भी नहीं होगा, तेजी से शहरीकरण भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 84, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो वो महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान कराना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये सन 2006 में। कब किया गया था भाई? ये सन 2006 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो सही आंसर है जौनसारी। क्वेश्चन नंबर 88, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फेमस राइटर हुए हैं अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो उनका जो है जनपद पूछ लेता है। तो सही आंसर है भाई फर्रुखाबाद में हुआ था जो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो कहाँ पर लगता है ये जो मेला लगता है? तो देवा शरीफ में। कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ में लगता है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1975-76 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था भाई? 1975-76 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब हुआ था?
1856 में हुआ था। उसके बाद में ही तो क्रांति 1857 में हुई है, क्योंकि यहाँ से जो बेगम थी हज़रत महल, वो भी इन्वॉल्व हो गई थी इस क्रांति में। क्योंकि 1856 में जो है एक किस आधार पर मिलाया गया था, मतलब इस अवध को जो मिलाया गया था ब्रिटिश शासन के अधीन, किस आधार पर मिलाया गया था। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेता कि किस आधार पर मिलाया गया था, तो कुशासन का आरोप लगा दिया था। मतलब क्या, बोले यहाँ ठीक प्रकार से शासन नहीं हो पा रहा। दूसरा, अवध के अंतिम नवाब उस समय कौन थे, तो वाजिद अली शाह उस समय अंतिम नवाब थे। अगर सबसे पहले की बात करी जाए तो सतारा को मिलाया था ब्रिटिश साम्राज्य में। सबसे पहले जो मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, तो 1848 में सतारा को मिलाया गया था, और सबसे बाद में अवध को मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है, तो ये आगरा से ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। 6 लेन वाला मार्ग है ये। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, 1983 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1983। क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो बिजनौर जो है, बिजनौर जनपद किस लिए फेमस है, लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु ये प्रसिद्ध है। देखो, बिजनौर के साथ साथ सहारनपुर जनपद भी है जो कागज के लिए फेमस है, तो सहारनपुर भी हमारा सही आंसर हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में सहारनपुर है नहीं, उसके बाद बिजनौर है। बाकी अगर बात करी जाए आगरा की, तो आगरा किस लिए फेमस है, तो चर्म उद्योग के लिए, और बाकी पता ही है पर्यटन नगरी है, पर्यटन उद्योग के लिए फेमस है आगरा। ताजमहल देखने लोग जाते हैं। रायबरेली की बात करी जाए तो ये लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। और अगर झांसी की बात करी जाए तो झांसी भाई मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, गुड्डों एवं नरम मुलायम खिलौनों के लिए ये प्रसिद्ध है झांसी। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उद्योग दे रखे हैं और सूची 2 में उत्तर प्रदेश में अवस्थिति दे रखी है। तो कागज़ तो मैंने बताया ही था कि सहारनपुर और बिजनौर बताया ही था, तो सहारनपुर कागज़। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ली जाए तो ये नोएडा में हो जाएगा। सीमेंट की बात करें तो चुर्क में हो जाएगा, और फर्नीचर बताया था भाई बरेली। तो सही आंसर आप देख सकते हो, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। यूपी का जो फेमस उद्योग है, जो प्रमुख उद्योग है, तो वो ऑटोमोबाइल नहीं है। क्या नहीं है, ऑटोमोबाइल नहीं है। बाकी सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग तो हैं। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है, तो वो कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 99, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो भाई आलू के उत्पादन में तो पहले नंबर पर ही स्थान है अपना यूपी का। अगर बात करी जाए तो राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को। 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। अगर आलू के अलावा बात करी जाए तो गन्ने में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 100,
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। जो सोयाबीन की फसल है मुख्यतः, तो ये बुंदेलखंड में उगाई जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, और बाकी प्रैक्टिस सेट अगर ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको बढ़िया लग रहे हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि कैसे आपको मॉक टेस्ट लगे। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।